नमस्कार सभी को। आज हम लोग संस्कृत का सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सैंपल पेपर में हम मुख्यतः उन प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। सामान्यतः संस्कृत का सैंपल पेपर बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपका आंसर जो है, ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर उसी पैसेज में और उसी में छिपे हुए होते हैं। तो हम देखेंगे। तो संस्कृत में जो है सो पहला खंड है वह अपठित अवबोधनम का होता है, जो 10 नंबर के आते हैं। दूसरा जो खंड है उसे रचनात्मक कार्य हम कहते हैं, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तीसरा खंड है अनप्रयुक्त व्याकरणम का, जिसमें 25 अंक के आते हैं प्रश्न। और चौथा जो है खंड वह पठित अवबोधनम है, जिसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पठित अवबोधनम से इसमें जो है शेमुशी जो है किताब, उसमें से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं शेमुशी से आएंगे, जो आप पढ़े लिखे हैं। तो हमें जो सबसे पहले सामान्य निर्देश जो दिए जाते हैं कि इसमें कुल 18 प्रश्न हैं और इसमें बताया गया है कि उत्तर लेखनात् पूर्व, उत्तर लिखने से पहले हमें प्रश्न का क्रमांक जो है, प्रश्न संख्या जरूर लिखनी चाहिए। और ये हमारा जो प्रश्न है जो 4 खंडों में बटा हुआ है, पहले ही बताया जा चुका है। जो अगला है दिशा निर्देश की प्रश्न संख्या जो है प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखें, अपने मन से न बना के लिखें। यानी अगर पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो पहला प्रश्न लिखें, 18वें प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो 18वां प्रश्न का उत्तर लिखें। अपने मन से प्रश्नों की संख्या नहीं लिखनी है और संस्कृत में ही उत्तरों को दे। ये इसका मेन दिशा निर्देश है, क्योंकि ये संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में ही इसके उत्तर होने चाहिए। और प्रश्नों को जो है ध्यान से पढ़ें, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करें। तो हमें पहला जो खंड है वह है अपठित अवबोधनम, जिसमें से एक गद्य दिया रहता है, गद्यांश, पैसेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज, जिसको अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो वह देता है। तो इसमें एक है प्राचीन काल में एक धौम्य नाम के ऋषि हुए, जो अपने शिष्यों को, स्वशिष्यान यानी अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। एक दिन शाम के समय में बहुत ही अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा हुई, जिसमें से उनका जो क्षेत्र आता है समीप में ही, यानी उनके जो आश्रम था, उनका जो गुरुकुल था, उसके चारों तरफ अब बारिश हुई तो पानी भर गया। उसमें से उनका एक शिष्य था, उसका नाम था आरुणि। गुरु चिंतित हुए तो वो आरुणि से बोले कि वत्स जाओ और देखो कहीं हमारा जो बांध है खेत का वह टूट न गया हो, तटबंध जिसको बोला गया यहाँ पे। गुरु भक्त जो था आरुणि, बहुत ही गुरु भक्त था। हमें अंडरलाइन इसलिए करते रहना है कुछ मुख्य शब्दों को, ताकि हमें उत्तर आसानी से मिल जाए अगर हम प्रश्न को ढूंढे तो। आरुणि ने देखा वहां जाकर कि एक जगह जो है त्रुटित यानी बांध खुला हुआ है, मेढ़ जो है खेत की वह खुली हुई है, जिससे पानी जो है बहुत तेजी से बह रहा है और उससे मिट्टी जो है खेत की वो भी बह जा रही है। आरुणि जो है कैसे भी करके रोकना चाहता था, लेकिन वह रोक नहीं पा रहा था। तो अंत में वह खुद ही शयनम अकरोत यानी सो जाता है, यानी लेट जाता है, ताकि बांध का पानी जो है अवरुद्ध हो जाए, पानी रुक जाए। तो ये है हमारा पैसेज। अब इसमें उत्तर है, तो पहला उत्तर है एक पदेन उत्तरेत, यानी केवल एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब होता है केवल एक शब्द में, केवल द्वयम पद। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 3 में से केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि 2 ही प्रश्न करें, तीसरा करने से कोई लाभ नहीं है। इसमें है कि कह गुरुकुले शिष्यान पाठयति स्म। प्रश्न है कि कह यानी कौन। तो हमें ज़्यादा समझने से पहले हमें मुख्य प्रश्नों को देखना है कि क्या है। कह दिया है
तो कह अगर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कह का उत्तर जो है यहाँ पे लिखा है कौन पाठयति, तो ऋषि धौम्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऋषि धौम्य है वो पढ़ाते थे बच्चों को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो है धौम्य, ऋषि धौम्य हो जाएंगे हमारे इसके आंसर। दूसरा है जलस्य प्रवाह कीदृशः आसीत, यानी जल का प्रभाव कैसा था, जल का प्रभाव कैसा था। तो जल का प्रभाव कैसा था, तो बहुत ही तेज था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न से उत्तर भी मिल जाएगा, आसीत है आसीत। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जलस्य प्रभावः, जलस्य प्रवाह तीव्र आसीत। तो यहाँ पे तीव्र जो है, यहाँ पे ये उत्तर जो है यहाँ पे मिल जाएगा हमें तीव्र। उसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न है कुत्र मृत्तिका स्थिर नाभवत, तो कहाँ की मिट्टी जो है स्थिर रुकी नहीं। तो यह जो है वह उसी जगह की थी, तीव्र जल प्रवाह है, यानी जो जहाँ पे तेज धारा से पानी निकल रहा था वहाँ का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीव्र जल प्रवाह है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब पूर्ण वाक्यन उत्तरत का मतलब होता है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसमें तो केवल शब्द लिख देना, जैसे यहाँ पे हमें लिखना है, पहले वाले में लिख दिया था हमने धौम्य, दूसरे वाले में तीव्र, और तीसरे वाले में लिख दिया था तीव्र जल प्रवाह है। उसके बाद हम जब देखते हैं कि चिंतितो गुरु स्वशिष्यम आरुणिम किम आदिशत, यानी जो चिंतित गुरु थे अपने शिष्य आरुणि को क्या आदेश दिया। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर मिल जाएगा हमें आदिशत के बाद, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें ज़्यादातर आंसर जो है इसी लाइन में ही मिल जाते हैं इसके। संस्कृत की एक अच्छी बात यही है कि इसके आंसर सभी जो है पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले जितने भी ये हम लोगों ने पहले के आंसर दे दिए हैं इसको मिटा देते हैं। तो ये है तो यहाँ से जो दूसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ से चिंतितो गुरुः, चिंतितो गुरुः से लेकर स्वस्तिम आरुणिम आदिशत वत्स त्वं क्षेत्रं गत्वा पश्य यदि क्षेत्रस्य मृत्तिकया निर्मितं तटबंध कुत्रचित् त्रुटितः तु नास्ति, कहीं बांध जो है खुल तो नहीं गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर है क्षेत्र गत्वा सह किम अपश्यत, क्षेत्र में जाके वह सह यानी यहाँ पे आरुणि क्या देखता है, तो वह देखता है कि मिट्टी जो है वहाँ का बांध जो है खुला हुआ है, वहाँ से पानी निकल रहा है। तो क्षेत्रम गत्वा यहाँ से लेकर क्षेत्रम गत्वा से लेकर हम लोग लिख सकते हैं सह पश्यत एकस्मिन स्थाने, एक जगह पर जो है एकस्मिन स्थाने, यहाँ पर ये देखिए तत्र गत्वा सह, दूसरे का आंसर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो दूसरे का आंसर देखिए अगर हम दूसरे पेन से करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये स्थाने सह क्षेत्र से तटबंध त्रुटि आसीत, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा त्रुटि आसीत, एक जगह से त्रुटि थी। उसके बाद है तीसरे का आंसर जो है, तीसरा का उत्तर जो है जल से प्रवाह अवरुद्धम आरुणिम किम अकरोत, तो जल के प्रवाह को अवरुद्धम रोकने के लिए आरुणि ने क्या किया। तो जल के प्रवाह को रोकने के लिए आरुणि ने क्या कर दिया, जल से स्वयमेव शयनम अकरोत, खुद ही सो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूरे वाक्य में यहाँ से अगर पूरा लिख देंगे तो भी आपको उतना ही मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। संस्कृत ही एक ऐसा विषय है गणित के बाद जिसमें पूरे के पूरे अंक आपको दिए जाते हैं। अगला है जो प्रश्न ई, ज़्यादा प्रश्न संख्या ई, जो कि ज़्यादातर बच्चे जो है इस प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो सबसे आसान होता है, यहाँ पे पूछ रहा है अस्य अनुच्छेदस्य कीर्ति उपयुक्त शीर्षकम, यहाँ पे शीर्षक है। तो किसी भी पाठ का हमें क्या होता है, एक शीर्षक होता है, पाठ का नाम होता है। तो इसमें जो हमें किसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो हमें गुरु भक्त आरुणि के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा गुरु भक्त आरुणि हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या ई, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल 3 प्रश्न करने हैं, इसमें 4 दिए हुए हैं। तो लिखा हुआ है चिंतितो गुरु अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या होते हैं, तो विशेषण और विशेष्य 2 होते हैं। विशेषण पद वह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पे जो गुरु है वह संज्ञा है, और इस गुरु कैसा है, तो चिंतितो, चिंतित गुरु है, परेशान गुरु है। तो यहाँ पे चिंतितो जो हो जाएगा यहाँ पर
विशेषण पद इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका चिंतितो गुरु हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आरुणिः शीघ्रं क्षेत्रं प्रति अगच्छत अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः। यानी इस पूरे वाक्य में कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या होता है, जो मेन कार्य को करने वाला होता है वह कर्ता होता है। तो इसमें देखिए आरुणि है, आरुणि शीघ्र ही क्षेत्र प्रतिम, क्षेत्रम प्रति यानी क्षेत्र यानी खेत की ओर जाता है या गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरुणि ही जो हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है, मंदम इति पदस्य किम विलोम पदे गद्यांश प्रयुक्तम। मंदम यानी होता है धीरे धीरे, और मंद का जो है मंदम यानी धीरे धीरे, तो विलोम पद इसका पूछ रहा है। कभी पर्यायवाची पूछ लेता है, कभी विलोम पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मंदम की जगह यहाँ पे हमें तीव्रम दिख जाएगा। तो जो तीव्रम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीव्रम ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तीव्रम, ये तीव्रम है। ठीक है। अगला है, पाठयति स्म इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशे किम। पाठयति स्म पढ़ाया गया या पढ़ाया, इस कर्तृ क्रियापद पढ़ाया, इसमें जब आता है तो वह हो जाता है भूतकाल में। पाठयति यानी पढ़ाते थे या पढ़ाता था। तो इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशे किम, तो इस पाठ में क्रियापद का कर्ता पद क्या है। तो यहाँ पे जब हम वाक्य में देखेंगे तो यह आसानी से हमें पता चल जाएगा कि धौम्य, यानी कौन पढ़ाता था, तो पढ़ाने का काम धौम्य ऋषि थे, वो करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा धौम्य। ये जो तीसरे का आंसर है वह था हमारा शीघ्रम, और चौथे का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा धौम्य। धौम्य ऋषि थे, ये पढ़ाते थे। अगला जो प्रश्न है वो खंड ख से आता है। ख खंड से ज़्यादातर रचनात्मक कार्य आते हैं। रचनात्मक कार्य क्या होता है, जिसमें हम लोग खुद से रचना करें, वाक्य बनाएं, वाक्य निर्माण करें, पत्र लिखें, ये सब जो है रचनात्मक कार्य में आते हैं। ये 15 अंक के आते हैं। 9वीं और 10वीं में थोड़ा अंतर होता है। 9वीं में पत्र दे देगा लिखने के लिए, लेकिन 10वीं में थोड़ा आसान होता है, वह पैसे ऐसे दे देगा और इसी में भरना रहेगा। जिसमें ये नीचे मंजूषा दी हुई है, इसी मंजूषा के अनुसार हमें भरना रहता है। तो इसमें जो है पहले तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जगह का नाम होता है। यहाँ पे जैसे अंग्रेज़ी में भी होता है, अंग्रेज़ी में ज़्यादातर चीज़ें हमारे बाएं साइड, इस साइड लिखी रहती हैं, लेकिन इस साइड लिखी रहेंगी। लेकिन संस्कृत और हिंदी में हमें इस साइड भी देखने को मिल जाता है, यानी इधर भी लिखते हैं। तो सामान्यतः संस्कृत में जो है हम लोग जो एड्रेस होता है, जो पता होता है, इधर यहाँ पे लिखते हैं दिलितः, दिनांक यहाँ पे दिन लिखते हैं। उसके बाद जिसको जैसे ये है अनौपचारिक पत्र, क्योंकि प्रिय सखी दिया हुआ है, किसी अधिकारी या किसी स्कूल में या किसी उन लोगों को पत्र नहीं लिखा गया जो ऑफिशियल काम में के लिए किया जाता है। यह जो है किसी मित्र, दोस्त, परिवार, संबंधी के लिए लिखा जाता है। यह अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक पत्र है। तो इसमें पहला है प्रिय सखी। प्रिय सखी के बाद सखी का नाम होगा। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले ये जो मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा में सबके अर्थ हमें पता होना चाहिए। ज्योति है क्या है, वृक्षारोपणस्य क्या है। तो देखिए प्रिय सखी के बाद हमें है कि अगर किसी को संबोधन हो रहा है, बताया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे ज्योति भी हो जाएगी। इसका आंसर तो ज्योति भी हो सकता है, और इसका आंसर जो है साधने भी हो सकता है, दोनों, क्योंकि दोनों लड़की के नाम है और ये सखी है तो लड़की का नाम होगा ही। लेकिन यहाँ पे साधने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो हम किसी को भी बताते हैं या बुलाते हैं तो विस्मयादि बोधक एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। तो प्रिय सखी साधने, तो ये जो हो जाएगा साधने पहले में हो जाएगा, तो पहला नंबर आ जाएगा साधने का। फिर उसके बाद है सब प्रेम यानी प्रेम से जो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कुशलता पूछते हैं या फिर उससे पहले नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते होगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा नमस्ते। ठीक है, दूसरे नंबर पे नमस्ते। फिर है अहम अत्र कुशलिनी, मैं यहाँ कुशल हूँ। भवत्याह यानी आप कुशलताम कामय, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा नंबर पे आ जाएगा कुशलताम, यानी मैं भी आपकी कामना करती हूँ कि आप भी कुशल हो। भवती एतत् ज्ञात्वा, देखिए यहाँ पे ज्ञात्वा है चौथा नंबर पे। ज्ञात्वा अतीव प्रसन्ना भविष्यति, यह जानकर बहुत खुशी हुई होगी। यद अहम यानी यह जानकर आपको, भवती यानी आपको,
एतत् यानी यह, ज्ञात्वा यानी जानकर, यहाँ पे ज्ञात्वा हो जाएगा, अतीव प्रसन्ना भविष्यति, प्रसन्न होंगी आप, यद अहम अस्याम, कि मैं इस वर्ष यानी यहाँ पे 5वें नंबर पे हो जाएगा वर्षतौ, यानी इस वर्ष 10 पादपानाम आरोपणम कृतवंती, यानी 10 पौधों को मैंने आरोपण किया यानी लगाया। मम नगरे, मेरे नगर में, वृक्षारोपणस्य, यानी यहाँ पे वृक्षारोपण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षारोपणस्य अभियानम एकम आसीत, यानी वृक्षारोपण किया गया है। 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका वयम। वयम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभवाम है, और आप लोगों को पता है, अगर हम अभवाम है क्योंकि ये भूतकाल का सेंटेंस है, वाक्य है, तो भूतकाल में जो लंग लकार होता है उसमें जो होगा आपका वयम लगेगा, अभवाम के साथ वयम लगता है, तो 7वें नंबर पे वयम आ जाएगा। हम लोग उत्साह के साथ इस कार्य में सम्मिलित हुए। वायु प्रदूषणम दूरीकर्तुम वृक्षारोपणम सर्वोत्कृष्टः उपाय, यानी पेड़ लगाने से सबसे बड़ी बात होती है, सबसे अच्छी बात होती है कि हम इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण दूर होता है। भवती यति स्वपरिवारेण सह वृक्षारोपणम अवश्यम करोतु, यानी मैं भी सोच रही हूँ कि आप जो है भवती अपि, यानी तुम भी, आप भी अपने परिवार के साथ क्या करो, ज़रूर करो, क्या, वृक्षारोपण का कार्य। प्रतिभ्यां प्रणाम, पिताजी को नमस्कार, भवत्या आत्मीया, तुम्हारी प्रिय ज्योति, तो ये जो है 10वें नंबर पे आ जाएगा ज्योति का नाम। ठीक है जी, ये है हमारा वाक्य। ये 10वीं क्लास में ऐसे देता है। 9वीं कक्षा में इसमें जो है आपको दे देगा कि आप जो है अपने सखी को पत्र लिखिए वृक्षारोपण हेतु, वृक्षारोपण के प्रेरित करने हेतु, तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। अगला जो है प्रश्न, सामान्यतः यह जो है सभी दोनों 9th और 10th दोनों में आता है ये, कि प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजुषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित, यानी 5 वाक्य लिखने हैं आपको। अब ये 5 वाक्य ऐसे बहुत टफ नहीं होने चाहिए, बहुत सिंपल, अगर आप 2-2 शब्दों के भी वाक्य बनाते हो तो भी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाए जाएँ। तो इसमें जो है सबसे पहला वाक्य जो हो जाएगा हमारा ग्राम्य जीवनम पर है। यह देखिए गांव का दृश्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रामस्य जीवनम अस्ति, तो यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ चित्रे ग्रामस्य दृश्यम अस्ति, चित्रे ग्रामस्य दृश्यम अस्ति। तो वाक्य में देखते हैं कि ये चित्रे ग्रामस्य दृश्यम अस्ति, चित्र में गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर है छोटे वाक्य में अब आ जाते हैं, वृक्षा सन्ति, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं तो वृक्षा सन्ति, लोग भी हैं तो जनाः सन्ति, और है पर्यावरणम शुद्धम अस्ति, पर्यावरण कैसा है, तो शुद्ध है, साफ है। और भी है, इसमें एक और वाक्य बना सकते हैं आप कि पक्षिणः सन्ति या गृहाणि सन्ति, बहुत सारे घर हैं तो गृहाणि सन्ति। तो ऐसे करके हम लोग वाक्य बना सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य 2-2, 3-3 शब्दों के आसानी से बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वह, या फिर वाक्य निर्माण की जगह हमारा जो है वाक्य निर्माण के अलावा अगर हम चित्र न करके हम लोग, अगर यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली नगरम, अब दिल्ली नगर के बारे में दिया है, अगर हम दिल्ली नगर के बारे में भी लिख सकते हैं 5 नगर में कि वयम दिल्ली नगरे निवसामि, ऐसे करके 5 वाक्य। इसमें दिल्ली नगरम देशस्य राजधानी अस्ति, पर्यटकाः सन्ति, राजमार्गाः सन्ति, तो ऐसे करके छोटे छोटे वाक्य। रक्तदुर्गः अस्ति या रक्तदुर्गाः सन्ति, बहुत सारे किला हैं यहाँ पे, देश की राजधानी है, ऐसे करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो या तो चित्र वर्णन करना होता है या फिर किसी पे 5 वाक्य, कम से कम 5 वाक्य लिखना होता है किसी पे अनुच्छेद के रूप में।
ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लिखा हुआ है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आज वर्षा हो रही है। अब इसका जो है वाक्य का संस्कृत में दिया हुआ रहता है, हिंदी में दिया रहता है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो इसमें जो है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आज वर्षा हो रही है, तो इसका हो जाएगा आज का होता है अद्य, ये हो जाएगा अद्य। वर्षा का होता है वर्षा, और होना का होता है भवति। अद्य वर्षा भवति। उसके बाद है घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं अश्वाह। अश्वह यानी एक, अश्वाह यानी बहुत सारे घोड़े। तेज को तीव्रम और दौड़ते हैं को धावंती। धावंती जो हो जाएगा वह हो जाएगा तेज। तुम जल लाओ, तुम को बोलेंगे त्वम, जल को बोलेंगे जलम, और लाना, लाना को बोलेंगे आनय। आनय जो है यानी लाना होता है। फिर है मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो मैं का हो जाएगा अहम, प्रतिदिन का प्रतिदिनम, क्योंकि यह अव्यय शब्द है। व्यायाम करता हूँ का व्यायाम को हो जाएगा व्यायामम, व्यायामम। और करता हूँ क्योंकि अहम है तो करोमि लग जाएगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष प्रथम एक वचन का है, तो ये भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगेगी। उसके बाद है विद्या कल आएगी, तो विद्या का हो जाएगा विद्या। कल का जब आने वाली की बात, क्योंकि आएगी है तो आने की बात हो रही है, तो श्वः, तो श्वः हो जाएगा। और आएगी का आगमिष्यति, आगमिष्यति रूप चलता है, आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, तो ये हो जाएगा आगमिष्यति। विद्या श्व, श्वः आगमिष्यति। अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखती है, तो इसका हो जाएगा अध्यापिका को अध्यापिका संस्कृत में बोलेंगे, श्याम पट्ट पर तो श्याम पट्टे, और लिखती है लिखती, तो इसका हो जाएगा अध्यापिका श्याम पट्टे लिखती। जो अगला है हमारा खंड, उसका नाम है व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो ये खंड ग में आता है, जो 25 नंबर के आते हैं इसमें से, जिसमें से संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा। इसको केवल थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप जो है लगभग शमुसी से ही ज़्यादातर प्रश्न इसमें भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें है महानगर मध्य चलद अनीशम। चलद अनीशम जो है यहाँ पे चलद अनीशम, तो इसमें जो चलत में त जो है, और ये अनीशम इधर त है इधर अ है, यहाँ पे त होने की वजह से और इधर जो है अ होने की वजह से ये है यहाँ पे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का नियम है यहाँ पे कि जब इधर पहला वर्ण या दूसरा वर्ण रहे और इधर कोई अगर स्वर रहे, तो वह जो है पहला जो वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा चलद निशम। और अ की मात्रा लगी है तो त जो है द में बदलेगा, और अ की मात्रा से पूरा द हो जाएगा, तो चलद निशम हो जाएगा। फिर स्यान्न है। स्यान्न में क्या है कि स्यात शब्द है, और स्यात में जब न लगेगा, इसमें भी वही नियम है कि अगर व्यंजन संधि इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे पहला और दूसरा वर्ण रहे, और इधर अगर इसी वर्ण का पांचवा अक्षर वर्ण होता है तो ये अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अगला है तीसरा व्याघ मारी किंचित इयम इति मत्वा व्याघ्र भयाकुल। अब किंचित यहाँ पे त है और यहाँ पे
ई है। तो इसमें भी जो है त जो है बदल जाएगा द में, पहला वाले के ही तरह। तो काचिद, काचिद। अब द में छोटी की मात्रा लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर ई छोटी ई है, तो काचिदियम, काचिदियम। अगला हो जाएगा अचिरा देव। अचिरा देव में भी जो शब्द है इसमें भी व्यंजन संधि ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा अचिरा में अचिरात हो जाएगा, एक शब्द है अचिरात, अचिरात। और प्लस जो हो जाएगा इसके साथ, अचिरात के साथ लगेगा आपका एव। अगला है संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, यानी संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सबका अपना औचित्य है। तो इसमें भी वही संधि लगी है। तो किंचित, कभी कभी सभी के सभी, किंचित प्लस निरर्थकम, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला जो है हमारा वह जो है समास से प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो शब्द है कि संतमास विग्रह कीजिए या फिर समास कीजिए। तो इसमें महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, तो महानगर के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा महानगर मध्य, में इसका जो सही आंसर हो जाएगा महानगर मध्य हो जाएगा। अगला है कुसुमावली है समीर चालिता। समीर चालिता का हो जाएगा समीरेण चालिता। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम मलेन सहितम। मलेन सहितम है तो सहित मलिनता के साथ, तो समलम, समलम यानी होता है मलिनता के साथ। जो अगला है कृषक कर्षण विमुख, तो कर्षण विमुख को हम लोग कर्षणात विमुख लिखेंगे, ये तत्पुरुष समास से ज़्यादातर। सर्वत्र जलोत्पलः संजातः, तो जलस्य उपप्लवः, उपप्लवः, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला जो है प्रत्यय और प्रत्यय प्रकृति जो है संयोज करना है या विभाज्य करना है, यानी या तो जोड़ना है या विभाजित करना है। तो जो है सभ्यता, तो सभ्यता में तल प्रत्यय लगता है, तो जिसमें भी तल प्रत्यय का नियम है कि जिसमें सभ्यता में सभ्य में तल लगेगा तो सभ्यता हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभ्य प्लस तल। अगला है बुद्धिमती। बुद्धिमती में जो है मतुप प्रत्यय, जहाँ पे मति वति आ जाए, यहाँ पे मतुप और वतुप प्रत्यय लगते हैं, तो यहाँ पे बुद्धि प्लस मति, मतुप हो जाएगा बुद्धिमती। उसके बाद है समाज प्लस ठक। समाज प्लस ठक में सामाजिक बनता है, और सामाजिक का ग आंसर हो जाएगा। ठक में क्या होगा, इक का आगम हो जाएगा तो सामाजिक हो जाता है। अगला है अधुना धनस्य महत्वम सर्वाधिकम गण्यते। तो महत्व में त्व प्रत्यय लगा है, महत प्लस त्व, महत्व। गुण प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप मिलकर गुणवान बनेगा। अगला है प्रश्न संख्या 8। वाच्य के अनुसार जो है, हमने वाच्य परिवर्तन देखे होंगे, तो वाच्य के अनुसार जो है भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ये 3 वाच्य हैं। तो इससे भी प्रश्न आते हैं। मात्रा पुत्र किम पाठम पठसी, तो माता पुत्र किम पाठम पठति, कौन से पाठ पढ़ तो इसका जो हो जाएगा आंसर त्वम। किम त्वम पाठम पठसि, माता पुत्र क्या पाठ पढ़ते हो। माता जो है पुत्र से पूछती है, पुत्र किम त्वम पाठम पठसी, क्या तुम पाठ पढ़ते हो या पढ़ रहे हो, तो इसका हो जाएगा त्वम। दूसरा है पुत्र नहीं, मया तु गृह कार्यम क्रियते। तो देखिए यहाँ पे जो है कर्तृवाच्य था, यहाँ पे लेकिन कर्मवाच्य है, क्योंकि मया है, मया के साथ क्रियते आ जाएगा। अगला है माता बोलती है शीघ्रम समापयतु, जल्दी समाप्त करो। निर्मीयते, निर्मीयते से पता चल रहा है, और भोजनम निर्मीयते यानी भोजन बनाया गया है, निर्मित किया गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो मया भोजनम निर्मीयते, तो ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है, तो मया हो जाएगा। अगला है चौथा पुत्रम आम, आम यानी हाँ, तावत मया अपि पाठ समाप्यते,
मया अपि मेरे द्वारा भी क्या है, मैं भी पाठ को समाप्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पाठ हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म की प्रधानता में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे मया जो है तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, और मया जो कि कर्ता होने की वजह से यहाँ पे कर्मवाच्य होने की वजह से यहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति लगा है, और यहाँ पे जो है पाठ जो है कर्मवाच्य की वजह से यहाँ पे कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है समय से आधारित। मम विद्यालय 1 बजे की बात होती है, 1 बजे प्रार्थना भवति। तो 1 बजे को क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 है केवल, तो यहाँ पे होगा 1 वादनम। उसके बाद है 2:30 बजने के, 2:30 को, तो जैसे ही 30 की बात होगी तो वो सार्ध बोलते हैं। जैसे हिंदी में साढ़े बोलते हैं, उसी तरह संस्कृत में सार्ध बोलेंगे, तो सार्ध द्विवादने। अगला है 3:45, तो जैसे ही 45 आ जाएगा उसको पादोन बोलते हैं, और 3:45 है तो उससे पादोन बोलेंगे, लेकिन जैसे 3:45 को 3:45 बोलते हैं, तो संस्कृत में पादोन चतुर्वादने बोलेंगे। फिर है अगला 5:15 को हम लोग सपाद बोलेंगे, सपाद पंचवादनम। और उसी तरह 6:30 है, तभी बताया, साढ़े को सार्ध बोलते हैं, तो सार्ध षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम। आधे को बोलेंगे सार्ध, और यहाँ पे षड लगा देंगे आगे, तो षड्वादनम हो जाएगा। अगला है हमारा अगला प्रश्न, हमें मंजूषा से देखकर मिलाना है अव्यय पदों के बारे में। तो अव्यय पद में होंगे क्या, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं से इनको करना है। तो विद्यालय अवकाशो भविष्यति, भविष्यति की बात है, भूतकाल की बात नहीं हो रही है, न वर्तमान की बात हो रही है, बात हो रही है भविष्यत काल की, भविष्यति होगा। तो जहाँ से ही हमें अगर भविष्यत काल की बात होगी तो यहाँ पे हो जाएगा स्व, स्व यानी आने वाला कल, और कभी भी आने वाले कल में भी होगा कोई काम, इसलिए स्व विद्यालय अवकाशो भविष्यति, यानी कल विद्यालय में अवकाश होगा। यत्र इच्छा नास्ति तत्र मार्गो अपि अस्ति, यत्र इच्छा अस्ति, अस्ति है यहाँ पे, नास्ति नहीं है, अस्ति है, यानी जहाँ इच्छा होगी वहीं पर मार्ग होगा। तो जैसे यत्र और तत्र दोनों जो हो जाएंगे एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। फिर है तीसरा पाठः समाप्तः, फिर है अभ्यासम कुर्वन्तु। तो अब पाठ समाप्त करके इदानीम, इदानीम यानी हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, इदानीम अभ्यासम कुर्वन्तु। और चौथा है वने सिंह गर्जति। तो वन में शेर कैसे गरजता है, उच्चैः, उससे यानी तेजी से, तेजी नहीं ऊंचाई यानी जोर से। तो ये हो जाएगा आपका अव्यय से संबंधित प्रश्न। अगला है शुद्ध वाक्य को अशुद्ध दिए हुए हैं शब्द या वाक्य, उसको शुद्ध करके करना है। तो इसमें पहला है देखो छात्राः, छात्राः गच्छति। अब छात्रा यहाँ पे बहुवचन है, तो गच्छति एक वचन है, इसको भी बहुवचन बनाना होगा, तो छात्राः के साथ गच्छन्ति लग जाएगा, तो ग का आंसर सही हो जाएगा। स्वप्नाः उत्तमाः अध्यापिका अस्ति। अब यहाँ पे स्वप्ना जो है, स्वप्ना ये नाम है लड़की का, तो जब लड़की का नाम है तो उत्तमा की जगह उत्तमा हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीवाची शब्द का प्रयोग करेंगे, उत्तम का स्त्रीलिंग उत्तमा हो जाता है। अगला है त्वम विलंबेन आगमी आगच्छामि, तुम विलंब से, देरी से आते हो, तो आगच्छामि की बात हो रही है, लेकिन हमें अगर यहाँ पे त्वम रहता तो आगच्छसि हो जाता, लेकिन अगर त्वम आगच्छामि में नहीं देकर अंडरलाइन त्वम पे दिया है तो क्या हो जाएगा, अहम, क्योंकि आगच्छामि जो है अहम से संबंधित है, मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होना चाहिए। फिर है श्वः खेल दिवस से आयोजनम अभवत। अब श्वः की बात होगी तो ये तो है यहाँ पे भविष्यत काल, अब भविष्यत काल है यहाँ पे अभवत दिया है, तो अभवत की जगह क्या हो जाएगा, भविष्यति, भविष्यति यानी होगा। तो ये थे आपके रचनात्मक कार्यम से। अब जो है अगला खंड है हमारा खंड ख, जो कि पठित अवबोधनम से, ये आपके शेमुशी से आता है पूरा का पूरा। जो शेमुशी में आपने पहले क्लास 9th के लिए शेमुशी भाग 1 है, और कक्षा 10वीं के लिए शेमुशी भाग 2 है।
तो दोनों में समान अंक आते हैं, 30 अंक के दोनों में आते हैं, 9वीं और 10वीं दोनों में। और उन्हीं के पुस्तक से सेम उसी से ही प्रश्न आते हैं। जैसे ये जो प्रश्न है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, यानी देवलाख्य नाम का एक ग्राम था। तस्य राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति यानी रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या, यानी एक दिन कोई कार्य से, आवश्यक कार्य से उसकी भार्या, भार्या नहीं होता है पत्नी, पत्नी बुद्धिमती जो है पुत्र द्वयोपेता यानी 2 पुत्रों को लेकर पितुर्गृहम यानी अपने पिता के घर प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल दिया। मार्गे गहन कानने, मार्ग यानी मार्ग में, गहन, गहन यानी होता है घन, घना, और कानन यानी जंगल, यानी घने जंगल से सा यानी वह एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्त दृष्ट्वा, वह बाघ को आते देखकर, कौन, वह जो बुद्धिमती थी, वह बाघ को आगे देखकर दार्ष्ट्यात् पुत्रो चपेट या प्रहित जगादि, यानी वह अपने बेटे को, 2 बच्चों को लेके जा रही थी, तो अपने 2 पुत्रों दिया, पुत्रों यानी 2 बच्चों को, पुत्र होता था एक बेटा, पुत्र हुए तो 2 पुत्र, और पुत्रा होता तो 2 से ज़्यादा पुत्र होते, तो पुत्रों यानी 2 पुत्रों को चपेट लगाकर प्रहत जगाती है, बोलती है, कथम के कैशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, बाघ को खाने के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयमेकस्त्वादिभज्य भोज्यताम पश्चात अन्य द्वितीय कंचित लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काजनिधि मत्वा व्याघ्रो भयाकुलनितो चित्तो नष्टः निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यपि बुद्धिर्मालोके मुच्यते महतो भयात। यानी इसमें बताया गया है कि जब दोनों बच्चों को जगाने लगी, क्योंकि वह बुद्धिमती समझदार महिला थी, तो वह जो है बोलने लगी कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो, इस समय जो है खा लो, बाद में दूसरा जब आएगा तो उसको खा लेना। यह सुनकर बाघ था वह डर गया, और फिर वह उसके डर से केवल भाग गया। तो इस प्रकार वह जो है बुद्धिमती ने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपना जान और अपने बच्चों का जान बचाया। तो इसी से प्रश्न है, तो एक पद में उत्तर देना है, जैसे अनसीन पैसेज में है, ऊपर अपठित गद्यांश है, ये पठित गद्यांश है। तो एक पदेन उत्तरत, यानी तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, यानी वहाँ पे राजपुत्र का क्या नाम था, तो राजपुत्र का देखिए यहाँ पे राजसिंह नाम जो है राजपुत्रों का नाम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है, राजपुत्र का नाम था राजसिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजसिंह, पहला हो गया। दूसरा है मार्गे गहन कानने साकिम ददर्श, यानी घने जंगल में उसने क्या देखा, तो एकम व्याघ्रम, तो एकम व्याघ्रम दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर है बुद्धिमता कया व्याघ्र से भयाद विमुक्ता, बुद्धिमती कैसे बाघ के डर से विमुक्त हो गई, यानी डर से, भय से मुक्त हो गई, तो बुद्धि के अपने से, तो निज बुद्धया, निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि के बल पर, अगर वो बुद्धिमान नहीं रहती तो वह शेर के हाथ का शिकार बन जाती। तो ऐसे करके निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से। अगला है पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसमें जो पूरा का पूरा वाक्य होगा, लोके कह महतो भयात मुच्यते, तो इसका जो हो जाएगा लोके बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, सा भयात बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, यानी इसका आंसर जो है आपका यहाँ से मिल जाएगा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा किम अकरोत्, वह बाघ को आते देखकर क्या की, तो वह जो है जैसे ही आने लगा क्या की, वह अपने बच्चों को, यहाँ का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपका, देखिए इसी पैसेज में ही आपका मिल जाएगा। ये सीधा आंसर मैं आपको टिक लगा देता हूँ ताकि आप सीधा वहीं से ही कर लें। समझा देता हूँ, इसका जो दूसरे का आंसर है, ख नंबर, ख का आंसर देखिए यहाँ से है, सा व्याघ्रम अक्षत दृष्ट्वा चपेटिया प्रहत्य जगाद कथम है कई व्याघ्रण भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों झगड़ा कर रहे हो। अगला किम मत्वा व्याघ्रो भ्याकुलो चित्तो नष्ट, क्या देखकर व्याघ्र जो है भय से उसका
भय के डर की वजह से उसका चित्त यानी वो खुद भी सोच नहीं पा रहा था। तो जाहिर सी बात है वह जो है व्याघ्रमारी कदाचिंत मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो भवत्, यानी वो देखता है कि अरे ये तो मुझसे भी बड़ी खतरनाक महिला है जो नाश्ते में खाने में जो है शेर का भोजन करती है और अपने बच्चों को कराती है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत। तो निर्देश है एक, केवल 2 प्रश्नों को करना है इसमें से। तो है गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्शस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यानी इसमें कर्ता पद कौन सा है। तो कर्ता क्या है, यहाँ पे सा हो जाएगा। सा क्या है, वो बुद्धिमती लिखिए या सा लिखिए, तो यहाँ पे सा जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, कभी क्रिया पद पूछता है, कभी कर्ता पद पूछता है, तो कर्तृपद में सा हो जाएगा, और क्रियापद अगर पूछता तो ददर्श हो जाता। अगला है महतो भयात अत्र विशेषण पदम किम। तो महतो यानी भयंकर डरा हुआ, महत यानी, तो यहाँ पे विशेषण पद क्या है, तो भय जो है क्रिया है, और क्रिया से ज़्यादा यहाँ पे अगर डर की भयात है, डर से है, तो भयात की जगह क्या हो जाएगा, इसका विशेषण पद महतो, ये विशेष से हो जाएगा भयात, और महतो जो हो जाएगा वह विशेषण पद हो जाएगा। पत्नी इतस्य किम पर्याय पदम गद्यांश, देखिए मैं पहले ही बताया हूँ यहाँ पे कि भार्या मतलब पत्नी होता है, तो यहाँ पे भार्या शब्द का प्रयोग किया गया है पत्नी के तौर पे। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, पत्नी है, दारा है, अर्धांगिनी है, बहुत सारे शब्द हैं। तीसरा जो शब्द है पद्यांश, देखिए अभी हमने जो देखा वो गद्यांश था सेमुषी से, अभी है पद्यांश। तो पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होंगे, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। नारायणम प्रथम शत्रु का, यानी नरों का, इंसानों का जो है सबसे पहला शत्रु क्या है, तो सबसे पहला जो शत्रु है क्रोध है। क्रोध में आकर हम कुछ भी काम गलत कर जाते हैं, तो क्रोध प्रथम शत्रु, ठीक है। क्रोध लिखा ना, तो क्रोध जो होगा प्रथम शत्रु हो जाएगा। क्रोध कुत्र स्थित, क्रोध कहाँ होता है, तो देह स्थित हो। देखिए ये पहला का आंसर, ये दूसरे का आंसर। और काष्ठगतः कह, तो काष्ठगत यानी लकड़ी में क्या है, तो वह्नि, वह्नि यानी आग। जैसे लकड़ी में आग जो निवास करता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी क्रोध होता है, क्रोध रूपी शत्रु है, तो वह्नि तीसरे का आंसर वह्नि हो जाएगा। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। कह शरीरम दहते, तो हमारे शरीर को कौन जला देता है, तो वह्नि शरीरम दहते। वह्नि, एक तो वह्नि भी हो जाएगा शरीर को, और यहाँ पे क्रोध भी, तो क्रोध भी हमारे शरीर को जलाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वह्निर्दहते शरीरम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर वह्निर्दहते शरीरम हो जाएगा, ये तीसरे का, आ के पहले का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये। अगला है क्रोध केशाम प्रथम शत्रु, क्रोध किसका पहला शत्रु है, तो नराणाम। देखिए यहाँ पे पहले ही उत्तर दिया हुआ है नराणाम, तो ये आ का दूसरा का हो जाएगा। और तीसरा देह स्थित कह देह विनाशनाय भवती, तो इसका हो जाएगा क्रोध कह क्रोध विनाशनाय भवती। अगला है, अब इसमें भी है केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों को करना। प्रथमा शत्रु अत्र विशेषण पद, तो विशेषण पद क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो प्रथमा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विशेषण पद, ठीक है, विशेषण पद जो हो जाएगा। अगला है अग्नि हितस्य किम पर्याय पदम, तो अग्नि के लिए ही प्रयोग हुआ है वह्नि, वह्नि यानी अग्नि। तो इस बात का ध्यान देना, हमें पर्यायवाची शब्दों को भी देखते रहना है। वह्नि दहते शरीर मात्र क्रियापदम, अब देखिए यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो दहना जो है क्रियापद है, दहते, दहते यानी जलना, यानी वहनी जो यानी आग शरीर को जलाती है। अगला है नाट्यांश, नाट्यांश में विदूषक है, राम लवकुश से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो है राम जो है अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसमें दिया गया है, और विदूषक जो होता है वह प्रवेश करता है कुश और लव के साथ, और उनके बीच वार्तालाप चलता है। तो इसमें सिंहासन का, तो सिंहासन पे कौन है, तो राम, पहला आंसर।
अगला है स्पर्शः कीदृशः। तो स्पर्श जब किया जाता है तो किसके द्वारा स्पर्श किया जाएगा? हृदयग्राही स्पर्श। यानी जैसे ही राम ने भाजनम एवं न अहो हृदयग्राही स्पर्श जो है मिलता है राम को जब वो कुश और लव को स्पर्श करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कुश लव राम को, और राम जो है आशीर्वाद हेतु, तो स्पर्श जो था उनका हृदयग्राही था, यानी बहुत ही हृदय से लगने वाला। अगला है कौ अनिच्छा नाटयता। कौ कौ की बात होगी तो यहाँ पे उभौ लिखिए, उभौ यहाँ पे है, या फिर कुश लवौ, कुश लवौ। देखिए यहाँ पे अनिच्छा नाटयत, यहाँ पे प्रश्न है तो यहाँ पे उभौ भी लिख सकते हैं, या फिर उभौ शब्द जो है कुश और लव के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। फिर पूर्ण वाक्य में विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ कौ प्रविशतः, तो इसका हो जाएगा तपसौ कौ। कौ से है तो यहाँ पे दो लोगों की बात है, तो कौ के लिए यहाँ पे हो जाएगा लव, कुश लव, कुश लव, कुश लव, इसके जगह पे कौ की जगह हो जाएगा, बाकी सब उत्तर उसी तरह उतर जाएंगे, केवल यहाँ पे कौ की जगह हो जाएगा ये। अगला है कुश लव राम उपस्थित प्रणम्य च किम पृच्छत, उन्होंने क्या पूछा प्रणाम करके, तो यहाँ पे पूछते हैं ना अपि कुशलम महाराज, ये तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा है अलमति शालिनतया इति कह वदति। अलमति शालिनतया ये कौन बोलता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राम बोलते हैं, तो यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाएगा ये। अगला है निर्देशम नाटयत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। नाटयत शब्द का क्रियापद का कर्ता पद कौन है, कर्ता कौन है, तो नाटयत, तो यहाँ पे देखेंगे नाटयतः, तो यहाँ पे जो हो जाएगा लवकुश जो हो जाएंगे इसके कर्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो नाट्यता के यहाँ पे लिख देंगे उभौ या फिर लवकुशम, उभौ के लिए यहाँ पे प्रयोग किया है, तो दोनों आंसर सही है, उभौ भी और कुश लवौ भी, यानी ये वाला आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। तपसौ कुलसौ अत्र विशेष्य पदम, विशेषण जो विशेषता बताए वो विशेषण है, तो किसकी विशेषता, तो यहाँ पे विशेष्य पद बचाते हैं, कुश लवौ जो हो जाएगा यहाँ पे इसका विशेषण पद हो जाएगा। इच्छा मितस्य विलोम पदम, इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है एकदम अनिच्छा इस जगह पे, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे, मैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, इच्छा का यहाँ पे दिया हुआ है अनिच्छा, तो ऐसे करके इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला है केवल प्रश्न निर्माण करना है, केवल 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्नों का ही करना है, 5 दिया। तो कज्जल मलिनम, तो देखो शत शकटियानम कज्जल मलिनम धूपम मुचते, तो कज्जल मलिनम की जगह हो जाएगा कीदृशम, कैसा, कीदृशम, कीदृशम। फिर है वाहनानाम, वाहनानाम की जगह हो जाएगा केशाम, वाहनानाम की जगह केशाम। व्याघ्रम, व्याघ्रम की जगह हो जाएगा कम, इसका आंसर कम। प्रश्न निर्माण में कम दृष्टवा धूर्त श्रृगालो, किसको देखकर धूर्त शियार बोला। बुद्धिमती चपेटया, तो कया क्या किया उन्होंने, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वही कहानी है बुद्धिमती की, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, तो चपेटया यानी मारा था अपने पुत्रों को, तो चपेटया की जगह क्या हो जाएगा, चपेटया ने थप्पड़ लगाना, तो कया क्या किया, तो थप्पड़ लगाया। सकृच्छेण भारम उद्वहति, तो यहाँ पे केन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वाक्य, अगला है अन्वय करना रहता है हमें। अन्वय में क्या है कि उसी चीज़ को छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर वाक्य प्रयोग करना होता है। तो इसमें है भवती शिशुजनो वयो अनुराधात गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक के केतक छदत्वम, यानी
गुण महतामपि, तो यहाँ पे हो जाएगा वयोनुराधात। इसका जो है देखिए गुण के लिए वयो, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। फिर है शिशुजनः लालनीयः एव भवति, तो इसका हो जाएगा दूसरा आंसर। फिर है ही हिमकरः अति पशुपति, तो बाल भवात ही हिमकरः पशुपति के छद वर्जति तत्वम व्रजति, तो ये हो जाएगा इसका। या फिर इसके जगह पे एक और दिया हुआ है, ये करें या फिर ये करें। तो इसमें है संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता उदते सविता रक्तो रक्तश्चास्त समय था। तो इसमें ये महानतः पुरुषा सन्ति ते समृद्धवस्थायां, यहाँ पे लिखा हुआ ना विपन्नवस्थायां च स्वभावं धारयन्ति यथा उदय समय, जिस प्रकार सूर्य उदय समय यानी सूर्योदय होते समय भी लाल होता है और सूर्यास्त होते समय भी लाल होता है, उसी तरह हमें सही सुख के समय में भी और दुख के समय में भी हमेशा खुश रहना चाहिए सूर्य के समान। अगला है, तो देखिए ये कहानी अगर जो पढ़े रहेंगे, ये कहानी को क्रम में करना होता है, ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप जो कहानी पढ़े हैं उसको याद रखें और उसी के अनुसार इसको क्रम में लगाएं। जैसे तो सबसे पहले हो जाएगा ये, तीसरा जो हो जाएगा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद चौथा जो होगा ये इसके बाद आएगा, फिर है आठवां जो हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे आएगा, फिर चौथा जो हो जाएगा, चौथा जो है चौथे स्थान पे, ठीक है। तो चौथा जो हो जाएगा ये यहाँ पे देखिए, ये पहले पे हो जाएगा, ये छठवां दूसरे पे हो जाएगा, ये तीसरे पे हो जाएगा, चौथा चौथे पे ही रहेगा। उसके बाद पांचवा जो है ये हो जाएगा पांचवा, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा छठा, पहला हो जाएगा सातवां और ये पांचवा हो जाएगा आठ। ये ऐसे करके कहानी के क्रम में होगा, कहानी पढ़े रहेंगे तो ही पता रहेगा। अगला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसन्नाकुलं उचितम अर्थम चित्वा लिखत, यानी दुर्वह मत्र, तो दुर्वह मत्र अत्र जीवितम जातम, तो दुर्वह मत्र को और क्या लिखेंगे दुष्करम, इसका मतलब होगा एक और दुष्करम मत्र जीवितम जातम। दुर्बलः वृषभः जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्, तो जवेन नहीं तीव्र गत्या, इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम, तो भृशम का मतलब होता है अत्यधिकम, अधिक दूषित हो गया है। अब मेघर्वैश्च सप्रवर्ष समजायता, यानी वृष्टि है, प्रवर्ष का मतलब वृष्टि है। तो इस प्रकार जो है 18 प्रश्न आए और हम लोग जो है 18 प्रश्न हल किए। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे प्रश्न। तो इसी तरह हम संस्कृत के अगर अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे तो हम अच्छी जानकारी के साथ अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। इसलिए सभी को इन प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखें, समझें, बार बार पढ़ें और इससे संबंधित प्रश्न लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।